टीवी 24 की खास पेशकश बहरूपिया में आप सभी का स्वागत है। जहां एक तरफ नारायण साईं इस समय अपना रंग रूप बदलकर बहरूपिया बन गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके भक्त बेधड़क पुलिस के सामने साईं की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साईं के एक भक्त ने तो सूरत पुलिस क्राइम ब्रांच की डीसीपी शोभा भूतड़ा को जान से मारने की धमकी तक दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक भक्त ने फरार चल रहे नारायण साईं को अपने घर में शरण दी थी, तो वहीं एक दूसरे भक्त ने पुलिस को नारायण साईं की तलाश ना करने की चेतावनी के साथ ही गोली मार देने की भी धमकी दी है। नारायण साईं के चेलों ने दी डीसीपी को मारने की धमकी। साईं की तलाश ना करें वरना जान से मार दिया जाएगा। अगर बाप आसाराम एक नंबरी है तो उनके बेटे नारायण साईं निश्चित रूप से 10 नंबरी है। तभी तो उनके भक्तों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि नारायण साईं को अगर सूरत डीसीपी शोभा भूतड़ा ने ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस को यह खुली धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि नारायण साईं के भक्त हैं। पिता आसाराम के बाद रेप के आरोपों से घिरे नारायण साईं भेष बदल कर इधर उधर छिपता फिर रहा है, तो दूसरी ओर अंधविश्वास में अंधे भक्त पुलिस को ही धमकाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि सूरत क्राइम ब्रांच की डीएसपी शोभा भूतड़ा सूरत में 2 बहनों के रेप आरोप पर नारायण साईं से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में डीएसपी शोभा को 16 और 18 अक्टूबर को रात के समय कुछ लोगों ने फोन कर धमकी दी कि अगर मैं नारायण साईं की तलाश करना बंद नहीं कर देती तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। धमकी देने वाला शख्स हिंदी में बात कर रहा था और बताया जाता है कि ये फोन एमपी से किया गया था। हालांकि डीसीपी ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मगर बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कहीं यह फोन नारायण साईं ने तो नहीं करवाया ताकि पुलिस उसकी तलाश करना छोड़। जबकि संदर्भ में डीसीपी भूतड़ा ने उमरा पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शोभा से मध्य प्रदेश से धमकी भरे स्वर में कहा गया, धमकी दी गई है कि नारायण साईं को ढूंढने की कोशिश भी मत करना वरना गोली से उड़ाएंगे। कि अगर आप नारायण साईं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करेंगी तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। गौरतलब है कि आसाराम के समर्थकों पर धमकी देने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले जोधपुर के डिप्टी कमिश्नर अजय पाल लांबा ने भी यह आरोप लगाया था कि उन्हें भी इसी प्रकार का धमकी भरा फैक्स मिला था। बलात्कार के आरोप में फरार नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। साधकों की इस प्रकार की हरकत से नारायण साईं की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका सीधा सा असर उनकी जमानत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो जमानत पर चल रही सुनवाई एक बार फिर से टल गई। यौन शोषण के आरोप में आसाराम के बेटे नारायण साईं पर एक के बाद एक आरोपों का पुलिंदा खुलता ही जा रहा है। नारायण साईं पुलिस से भागता फिर रहा है और उसके समर्थक अपना आपा खोकर लोगों को धमका रहे हैं, जिनकी हिमाकतें अब हद से ज्यादा पार हो गई है। भगोड़ा नारायण साईं बना बहरूपिया। पुलिस से बचने के लिए बदल लिया है अपना रंग रूप। बलात्कार का आरोप लगने के बाद से ही फरार चल रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में सूरत पुलिस एक के बाद एक दूसरे राज्यों की खाक छान रही है। लेकिन अब पुलिस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि नारायण साईं ने अपना हुलिया ही बदल लिया है। अपनी पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए नारायण साईं ने सिर के बाल मुंडवा लिए हैं और दाढ़ी मूछे भी कटवा ली है। ऐसे में अगर वो पुलिस के सामने आ भी गया तो उसे पहचान पाना बेहद मुश्किल होगा। बलात्कार के आरोपी नारायण साईं की तलाश में गुजरात पुलिस देश के तमाम हिस्सों में छापेमारी कर रही है। सूरत में बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद से ही आसाराम का बेटा नारायण साईं फरार है, लेकिन पुलिस अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई है। अगर नारायण साईं के सहयोगी की बातों पर यकीन किया जाए तो अब उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नारायण साईं ने अपना वेश बदल लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दाढ़ी मूछें कटवा ली है और सिर के बाल भी मुंडवा लिए हैं। इतना ही नहीं, हमेशा सफेद कपड़ों में रहने वाला नारायण साईं ने अब गेरुए वस्त्र को धारण करने का फैसला कर लिया है। नारायण साईं का मददगार लक्ष्मण सेवतानी ने बताया है कि रात के 10:30 बजे होगी, तब अचानक उसकी पत्नी ने आकर बताया कि नारायण साईं आए हुए हैं। सेवादार ने बताया कि उनके सर पर बाल नहीं थे, दाढ़ी मूछें भी नहीं थी
उन्होंने विश्राम करने की बात कही और बदले में उन्हें दूध भी पिलाया गया और फिर नारायण साईं ने उन्हीं के घर पर विश्राम किया। लेकिन फिर अगली सुबह ही उस सेवादार ने नारायण साईं के हाथ जोड़कर कहा कि वह घर परिवार वाले लोग हैं और बेहतरी होगी कि नारायण साईं यहां से चले जाएं। पुलिस ने शुक्रवार रात नारायण की तलाश में आगरा के शाहगंज इलाके में आलोक नगर में छापेमारी की। खबर थी कि नारायण यहां रहने वाले अपने अनुयायी लक्ष्मण के घर पर छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो रफूचक्कर हो गया। लक्ष्मण ने इस बात को कबूल किया है कि नारायण साईं गुरुवार को उसी के घर पर था। लक्ष्मण का ये भी कहना है कि नारायण ने अपने ड्राइवर से ये कहलवाया कि एक सिम कार्ड का इंतजाम किया जाए, लेकिन लक्ष्मण ने अपने परिवार का हवाला देते हुए सिम कार्ड देने से इनकार कर दिया। नारायण का मददगार लक्ष्मण सेवकानी ने बताया है कि नारायण साईं का ड्राइवर पैसे लेकर आया था। उसने कहा कि एक सिम कार्ड लेकर उन्हें दे दें, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि नारायण सड़क मार्ग के जरिए नेपाल जाने और फिर वहां से विदेश भागने की फिराक में है। पुलिस से बचने के लिए नारायण बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है, साथ ही वो सिम कार्ड भी बदल रहा है। पुलिस के मुताबिक वो अब तक करीब 17 से भी ज्यादा सिम कार्ड बदल चुका है। अगर पुलिस की माने तो वह सिम कार्ड को अपने सहयोगियों के नाम पर ही खरीदता है। पुलिस उन सहयोगियों की तलाश कर रही है। अगर पुलिस की माने तो नारायण साईं अब तक 17 से ज्यादा सिम कार्ड तोड़ चुका है। ये सभी सिम कार्ड मध्य प्रदेश से खरीदे गए थे। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं एक बार एक ही नंबर का इस्तेमाल करता है और फिर उस सिम कार्ड को तोड़ दिया जाता है। इसीलिए पुलिस लगातार एक ही नंबर पर नजर नहीं रख पा रही है। रेप के आरोप में फंसे नारायण साईं पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है और पुलिस काफी समय से तलाश में है। इधर खबर है कि 19 अक्टूबर को एमपी के सिडनी में नारायण साईं को देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं सिडनी से 45 किलोमीटर दूर बंजारी के मंदिर में ठहरे हुए थे। वहां के पुजारी के मुताबिक मंदिर के सामने धर्मशाला में नारायण साईं रात भर रुके। 20 अक्टूबर को सुबह 5 बजे बिना किसी को सूचित किए वहां से निकल गए। नारायण साईं अपने एक एसयूवी वाहन में 4 लोगों के साथ आए थे। नारायण साईं ने वास्तव में आज पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। अपने ऊल फिजूल हरकतों से वो बाज नहीं आ रहे। तो वहीं मंच पर पाखंड की नौटंकी कर लोगों को उल्लू बनाने वाले आसाराम की मुश्किलें भी कम नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम द्वारा दायर की गई कथित मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मीडिया को सलाह दी है कि वह इस केस में संबंधित रिपोर्टिंग पूरी जिम्मेदारी और पुराने गाइडलाइंस के मुताबिक करें। यानी कि एक बार फिर से आसाराम को निराशा ही हाथ लगी है। आसाराम बापू को झटका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। कोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर रोक से किया इनकार। यौन शोषण के आरोप में जेल की हवा खा रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता को खबर पर किसी भी तरह की आपत्ति होती है तो वह इस संबंध में अपील दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने हालांकि मीडिया को सावधानी से खबर चलाने की सलाह भी दी है। उल्लेखनीय है कि यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने मीडिया पर पक्षपातपूर्ण खबरें प्रकाशित व प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए इसके संबंध में रोक लगाने की मांग की थी, जिसे की अदालत ने अब ठुकरा दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आसाराम के रसोइया रहे अखिल नरेश चंद्र गुप्ता व सेविका रही वर्षा को मामले की तफ्तीश कर रहे विशेष जांच दल ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अपनी हिरासत में लिया। एसआईटी का दल शनिवार की देर रात इन दोनों को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया और रविवार की सुबह इन दोनों से सरखेज गांधीनगर हाईवे स्थित आतंकवाद निरोधक दस्ता मुख्यालय में पूछताछ की गई। गौरतलब है कि रसोइया अखिल भी यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी है। पीड़ित की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अखिल को 6ठे नंबर का आरोपी दर्शाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार ही अखिल घटना के समय घटना स्थल शांति वाटिका के आसपास ही मौजूद था। अखिल ने ही पीड़िता को एक अन्य युवती के साथ कार से आसाराम की बेटी भारती के शांति वाटिका लाए जाने की खबर आसाराम को दी। इसके अलावा उसी ने पीड़िता को अंदर जाने और फिर उसे लेने के लिए भारती के वहां पहुंचने की सूचना आसाराम को दी। रसोइया अखिल के गिरफ्त में आ जाने के बाद से इस मामले में कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। सरकारी गवाह बन सकते हैं अखिल और वर्षा। एसआईटी सूत्रों की माने तो आसाराम का सेवादार और पूर्व रसोइया अखिल इस मामले में सरकारी गवाह बन सकता है।
काफी समय पहले ही आसाराम का आश्रम छोड़कर मुजफ्फरनगर में जीवन यापन करने वाला अखिल, जिससे कि अखिल को सरकारी गवाह बनाए जाने की भी पूरी संभावना है। पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में एक वर्षा नाम की सेविका का भी उल्लेख कराया है। वर्षा को भी पुलिस ने मुजफ्फरनगर से हिरासत में लिया। वर्षा और आसाराम का रसोइया दोनों पति पत्नी हैं। दोनों की ही मुलाकात मोटेरा आश्रम में हुई बताई जाती है और उन्होंने मोटेरा आश्रम छोड़कर विवाह करके मुजफ्फरनगर में रहने का फैसला कर लिया। वो लंबे समय से मुजफ्फरनगर में ही रह रहे हैं और वर्षा भी इस मामले में गवाह बन सकती है। आसाराम का हुआ पत्नी और पुत्री के साथ आमना सामना। आसाराम को उसकी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री भारती के साथ आमना सामना कराया गया। इसके अलावा आसाराम की नजदीकी सेविका और उसकी कथित सहयोगी ध्रुवबेन बलानी का भी आसाराम से आमना सामना कराया गया। इन चारों से ही एटीएस मुख्यालय में करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार सभी ने पीड़िता को पहचानने की बात कबूल की है, लेकिन इस मामले में खुद की संलिप्तता होने से इनकार किया है। पूछताछ के दौरान लक्ष्मी बहन के सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूछताछ बीच में ही रोकनी पड़ी। तो वहीं ध्रुवबेन पर आसाराम की काली करतूत की शिकार युवतियों का गर्भपात कराने में अहम हाथ होने की बात सामने आई है। गौरतलब है कि आसाराम को अदालत ने 22 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इससे पहले 15 अक्टूबर को अदालत ने आसाराम को 4 दिन की रिमांड पर सौंपा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अहमदाबाद पुलिस के विशेष जांच दल यानी SIT ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें अदालत में पेश किया। पुलिस ने आसाराम से पूछताछ के लिए और 10 दिनों की रिमांड की मांग की है। अभियोजन पक्ष ने रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए दलील दी है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं दे रहा है। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान साधकों द्वारा खलल पहुंचाने से भी जांच में अवरोध पैदा हुआ है। आसाराम की ओर से रिमांड का विरोध नहीं किया गया। वहीं इससे पहले राजस्थान के बाद गुजरात पुलिस ने भी आसाराम की मर्दानगी परीक्षण यानी पोटेंसी टेस्ट कराया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस द्वारा कराए गए परीक्षण में रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही थी। हमारी खास पेशकश में समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए TV24।